नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। इजरायल ने 1500 किलोमीटर दूर से एक ईरानी कमांडर के बेडरूम पर हमला किया और इसके बारे में कहा जाता है, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के हमले में कम से कम 20 वरिष्ठ ईरानी कमांडर मारे गए। ईरान की वायु रक्षा प्रणाली और उसके लड़ाकू विमान भी खतरे में थे। हमला करने से पहले उन्होंने 1 साल तक इसकी योजना बनाई। इजरायल अधिकारियों ने खुलासा किया कि उन्होंने इस एयर स्ट्राइक से पहले हथियार और ड्रोन ईरान के भीतर पहुंचा दिए थे और समय आने पर उन पर हमला किया। यानी कि अब नई कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है वो बदल रही है। घुस के मारने का प्रावधान है। यूक्रेन ने 18 महीने प्लानिंग करके अपने ड्रोन्स एक हाउसिंग जो कंपनी थी उसके थ्रू छत में छुपा के उन्होंने वो भेजे और वहां पे 41 से ज्यादा रशिया के लड़ाकू विमान गिरा दिए। तो इसका मतलब है कि युद्ध जो है उसका स्थान अब बाउंड्री पे नहीं है, उसका स्थान अब बॉर्डर पर नहीं है, उसका स्थान अब बदल गया है। वो कहीं भी, कहीं से भी ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से, सर्जिकल स्ट्राइक के या प्रिसिशन स्ट्राइक के या प्रिसिशन म्यूनिशन के अटैक कर सकता है। तो एक इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज को देखिए। ये चाइनीज सोशल मीडिया पर चल रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है ईरान के थ्रू। ईरान का केरमानशाह अंडरग्राउंड फैसिलिटी, जहां पे इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, कहा जाता है कि इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन ने वहां पर अटैक किया है। ये लास्ट इमेज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका डैमेज जो है अंडरग्राउंड एंट्रेंस का है। और ये वैसे ही है जैसे भारत का सीज फायर कराने में ट्रंप साहब ने कहा था कि नूर भेस जो जो फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है पाकिस्तान की, उस पर खतरा बन गया था क्योंकि वो अमेरिका द्वारा वित्त पोषित थी। इसलिए ट्रंप ने कोशिश कर कर और बीच बचाव कर कर उस लड़ाई को रुकवा दिया, नहीं तो वो लड़ाई आगे बढ़ सकती थी। भारत को नए जमाने के बीच पाकिस्तान के खिलाफ विश्वसनीय प्रतिरोध की आवश्यकता है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और एनडीए शासन के 11 वर्षों की व्यापक सुरक्षा समीक्षा के नए सामान्य को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए तदर्थ निर्णयों की समीक्षा की जानी चाहिए। नए सामान के संदर्भ में पाकिस्तान के खिलाफ विश्वसनीय प्रतिरोध की भारत की खोज लगातार सीमा पार आतंकवाद के जवाब के एक रणनीतिक बदलाव से उपजी है, जिसका उदाहरण अप्रैल 2025 में पहलगांव हमले जैसी घटनाएं थी। भारतीय नेतृत्व द्वारा व्यक्त किए गए ऐसे नए सामान्य की एक सक्रिय बहुक्षेत्रीय सैन्य रणनीति शामिल है, जो आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए ढाल के रूप में पाकिस्तान के परमाणु खतरों के उपयोग का अस्वीकार करती है। भारत को विश्वसनीय प्रतिरोध की आवश्यकता और उनके सामने वाली चुनौतियों का सामना करना है। पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर जो चल रही है, उसके जवाब में जनरल जिया उल हक के तहत संस्थागत रूप से लागू पाकिस्तान का हजारों कट्स डॉक्ट्रिन भारत को अस्थिर करने के लिए प्रॉक्सी टेररिज्म पर निर्भर करता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में इसको ज्यादा देखने को मिला, पर और भी प्रदेशों में इसके फुटप्रिंट्स हैं। पहलगांव हमला, जिसमें 26 नागरिक मारे गए, इस रणनीति की दृढ़ता को रेखांकित करता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर पीओके में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 रिएक्टिव डिप्लोमेसी टू मिलिट्री रिटेलिएशन की ओर बदलाव को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की सैन्य आतंकवादी परिसर पर ठोस लागत लगाना है। परमाणु ब्लैकमेल को चुनौती देना। पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से भारतीय पारंपरिक प्रक्रियाओं को रोकने के लिए अपनी परमाणु शस्त्रागार का लाभ उठाया है, जिससे स्थिरता अस्थिरता विरोधाभास पैदा होता है। जहां वह परमाणु छत्र के नीचे उप पारंपरिक युद्ध यानी कि आतंकवाद का समर्थन करने के लिए उत्साहित महसूस कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें नूर खान एयरबेस जैसे संवेदनशील लक्ष्यों पर हमले शामिल थे, ने भारत की इस धमकी को खारिज करने की इच्छा का संकेत दिया, जिसमें कहा गया था कि परमाणु खतरे आतंकवादियों की रक्षा नहीं करेंगे। भारतीय अधिकारियों ने कहा था, नियंत्रण रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा या पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार आतंकवादियों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। एक नया डेटरेंस पैराडाइम स्थापित करना है। ऑपरेशन सिंदूर द्वारा पुख्ता किए गए भारत के 2016 के बाद के सैद्धांतिक बदलाव ने आतंकवाद के लिए डायरेक्ट, प्रोपोर्शनेट एंड एस्केलेटरी रिस्पॉन्स टू टेररिज्म पर जोर दिया है। आतंकवादी केंद्रों और सैन्य बुनियादी ढांचे दोनों को लक्षित करना। भारत का उद्देश्य डेटरेंस को फिर से परिभाषित करना है, ये स्पष्ट करते हुए कि किसी भी हमले को युद्ध की कार्रवाई के रूप में माना जाएगा, जिसमें आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के बीच कोई अंतर नहीं होगा।
इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की पाकिस्तान की क्षमता को कम करना तथा मात्र धमकियों की बजाय प्रॉक्सी वॉर एंड डेटर फ्यूचर अटैक्स थ्रू एट्रिशन रादर देन मियर थ्रेट्स यानी कि क्षय के माध्यम से भविष्य के हमलों को रोकना है। इसमें जियोपॉलिटिक्स और डोमेस्टिक इंपेरेटिव्स भी हैं। घरेलू स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आतंकी हमले का जोरदार तरीके से जवाब देने पर दबाव था, क्योंकि निष्क्रियता से राजनीतिक रूप से काफी नुकसान होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ये साबित करने के लिए पाकिस्तान पर जिम्मेदारी डालना चाहता है कि वो आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करता है, जिसके सबूत देने के लिए भारत पर ऐतिहासिक बोझ खत्म हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर की 70 देशों की कूटनीति ब्रीफिंग्स के इस कथन को रेखांकित किया, जिसमें भारत के संकल्प और सैन्य क्षमता पर प्रकाश डाला गया। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो क्रेडिबल डेटरेंस को कैसे अचीव करना है, उसको परमाणु संदर्भ में और दूसरे संदर्भ में भी डिस्कस करेंगे। परमाणु संदर्भ में जो वृद्धि जोखिम है वो दोनों नेशंस को, क्योंकि वो न्यूक्लियर आर्म्ड हैं और पाकिस्तान फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन डेटरेंस डॉक्ट्रिन चलाता है, जिसमें उसकी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, नसर करके उसका नाम है वेपन का, वो न्यूक्लियर एस्केलेशन की थ्रेशोल्ड को कम करता है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमलों ने परमाणु वेक्टर यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स से परहेज किया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई और चीनी आपूर्ति प्रणालियों यानी कि HQ-9 वायु रक्षा पर निर्भरता एक पारंपरिक संघर्ष के परमाणु संघर्ष के बदलने में जोखिम को उजागर करता है। पाकिस्तान की स्पष्ट परमाणु नीति इस अनिश्चितता को बढ़ाती है। चीन की अगर भूमिका की बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन जैसे उन्नत हथियारों सहित पाकिस्तान के लिए चीन का समर्थन कॉम्प्लिकेट करता है इंडिया के डेटरेंस कैलकुलस को। ऑपरेशन सिंदूर ने चीनी आपूर्ति वाली प्रणालियों के खिलाफ भारत की वायु रक्षा में कमजोरी को उजागर किया है और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि समर्थन पाकिस्तान को प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे भारत के लिए संभावित रूप से दो मोर्चों का चुनाव यानी कि टू फ्रंट वॉर की चुनौती हो सकता है। अगर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन गैप्स की बात करें तो इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेफिशिएंसीज को देख रही हैं मद्देनजर, पर्टिकुलरली कन्वेंशनल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इजराइल के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स करके वेपनाइजेशन प्रोग्राम भारत में अब शुरू हो गया है और ये गैप्स जो हैं वो रिड्यूस होंगे। स्पेशली एक पोटेंशियल कोलिजिव थ्रेट अगर आती है पाकिस्तान और चाइना से, उसको न्यूट्रलाइज करने में वो सक्षम होंगे। प्रोजेक्ट स्लिपेज जो हैं, जैसे कि एयर चीफ मार्शल ने हाईलाइट किया कि हमारे HAL के जो G404 के इंजन हैं वो टाइम पे बन के नहीं आते हैं, हमें 60 स्क्वाड्रन पे होना है, हम 20 स्क्वाड्रन पे बैठे हैं। इसलिए वायुसेना प्रमुख द्वारा उजागर की गई परियोजनाओं की चूक भारत की तत्परता को और कमजोर करती है। नए सामान्य की स्थिरता यानी कि न्यू नॉर्मल क्या है? आलोचकों का तर्क है कि एग्रेसिव पोस्चर मे नॉट अचीव लॉन्ग टर्म डेटरेंस। पाकिस्तान का जो मिलिट्री मुल्ला कॉम्प्लेक्स है वो चाइना द्वारा वित्त पोषित है और इसलिए उसको अबंडन करना प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी का हिस्सा सिर्फ नहीं हो सकता। ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका द्वारा मध्यस्थता के बाद अस्थायी युद्ध विराम से पता चला है कि कश्मीर की अशांति या पाकिस्तान की आंतरिक गतिशीलता जैसे मूल कारणों को संबोधित किए बिना एस्केलेशन साइकिल्स फिर से अकर कर सकती हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, कोई और टेररिस्ट अटैक होगा तो हम सीधे घुसकर हमला करेंगे। उन्होंने रूट कॉजेज यानी कि कश्मीर का अनरेस्ट, पाकिस्तान की इंटरनल डायनेमिक्स पर कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं दी है। डायलॉग हालांकि डिस्क्रेडिटेड हैं पर वो नेसेसरी हैं मिलिट्री एक्शन के लिए। संवाद सैन्य कार्रवाई के लिए एक आवश्यक पूरक बन चुका है। की एलिमेंट ऑफ क्रेडिबल डेटरेंस मिलिट्री कैपेबिलिटीज। भारत के पास मल्टी डोमेन ऑपरेशनल एज है जिसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल, कामिकोजी ड्रोन्स और इंडिजीनियस सिस्टम जैसे कि आकाश ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हुए। ब्रह्मोस का भी एक योगदान रहा है। S-400 जो डेटरेंस है हमारी एयर डिफेंस सिस्टम में, वो भी कारगर साबित हुई है। अगर हम मॉडर्नाइजेशन और साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्रिटिकल रोल अदा कर सकती है। डिप्लोमेटिक प्रेशर्स के लिए इंडिया की ग्लोबल आउटरीच, जिसमें चाइना और टर्की को ब्रीफिंग से अलग करना, पाकिस्तान को आइसोलेट करके उनको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना भी एक कारगर नीति साबित हो सकती है। सस्टेन प्रेशर इंटरनेशनल बॉडीज लाइक द FATF यानी कि पहले भी हमने साक्ष्य प्रस्तुत करके यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में FATF के द्वारा इन JEM और LET को हमने एक तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था कि कोई भी उनको फाइनेंस ना प्रोवाइड कर सके और उनके अकाउंट सीज कर दिए गए थे। इस तरीके के डिसमेंटल करना टेरर नेटवर्क्स को एक एसेंशियल
चीज हो जाती है। भारत को डिप्लोमेसी से और एफएटीएफ के माध्यम से फिर से इनको जो है इनका पैसा रोकना, इनके अकाउंट्स को फ्रीज करना चाहिए। इकोनॉमिक लेवरेज की बात करें तो सस्पेंडिंग ऑब्लिगेशंस अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ये सिग्नल करता है कि भारत विलिंग है जियो इकोनॉमिक टूल्स यूज करने के लिए, ताकि रिस्क एस्केलेशन और इंटरनेशनल बैकलैश के बावजूद वो अपने मसाइल को हल कर सके। हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी में जो थ्रेट पाकिस्तान के ऊपर भारत ने बनाई है, वही थ्रेट चाइना की इंडिया के ऊपर भी है। अगर आप सोंगपो का पानी रोकेंगे, ब्रह्मपुत्र पे डैम बनाएंगे, तो भारत की भी जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो पाकिस्तान को वो ऑनर करती है 3 नदियों का पानी देने में, तो इंडस का पानी अगर चाइना से ही रोक लिया जाएगा ब्रह्मपुत्र का, तो आगे जलाशय में पानी की कमी की संभावना हो सकती है। इंटेलिजेंस और प्रीएम्पशंस की अगर बात करें तो इंटेलिजेंस टू प्रीएम्प्ट अटैक्स, जो हमें प्रीएम्प्ट करने चाहिए कि कहां से अटैक होने वाला है, कब होने वाला है, इंटेल के ऊपर हम उसको रोकने में संभव हो सकें, ताकि जान माल का नुकसान और सिविलियन लाइफ्स को बचाया जा सके। ये स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस का पार्ट है, और इस पर रिएक्टिव स्ट्राइक्स की जगह हम अगर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स पर ध्यान दें, जैसे कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करने के लिए एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की और इसको अपनी डिफेंस के सेल्फ डिफेंस पर आया, तो भारत भी उस पर क्लू लेके अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए तैयारी कर सकता है। हालांकि इसके परिणाम जो हैं वो आने वाले समय में क्या होंगे वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईरान पे जिस तरीके से उनके सैन्य अटैक किए गए हैं, 52 जगह उनके अटैक करके उनके कई टॉप कमांडर्स को मारा गया है, जिसका प्रोग्राम हमने पहले आपको दिखाया था। ये दर्शाता है कि ईरान अब चुप नहीं बैठेगा, और ईरान उसके रिटेलिएशन में क्या करेगा। ट्रंप ने भी एक धमकी दे दी है, उन्होंने कहा है कि हम ईरान से बात करना चाह रहे थे। ओमान में संडे को स्टीव विटकॉफ ने ईरान के काउंटर पार्ट से मिलना था, और न्यूक्लियर डिटरेंस के तहत हम चाहते हैं कि अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को ईरान जो है अबंडन कर दे। इसी में सबकी भलाई है। हालांकि ईरान उतना किसकी कितनी बात मानता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इंडिया का जो परस्यूट है क्रेडिबल डिटरेंस का अगेंस्ट पाकिस्तान, वो रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, जिसको काउंटर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को रोकने के लिए हमें रिस्क से बचना होगा, न्यूक्लियर एस्केलेशन की, और रीजनल जियोपॉलिटिक्स को भी मद्देनजर रख के इस पे ऑपरेशन सिंदूर के प्रेसिडेंट्स को और भी बोल्ड बनाना पड़ेगा, और लेस रिस्ट्रेंड अप्रोच के तहत हमें सक्सेस तभी मिलेगी जब हम मिलिट्री गैप्स में जो एड्रेस करने हैं, जिसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वित्त पोषित किया जा रहा है आईएसआई या पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा, उनको एक्सपोज करना, उसके साक्ष्य प्रस्तुत करने, ये जरूरी हो जाता है। हमें एस्केलेशन रिस्क को मैनेज करना है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स पर ध्यान देना है, और काइनेटिक एक्शंस और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज के तहत भारत को सेफ करना है। विदाउट सस्टेन मॉडर्नाइजेशन और इंटरनेशनल सपोर्ट, ये न्यू नॉर्मल रिस्क इतने बड़े हो जाएंगे कि ये आगे आने वाली टाइम में हमें कॉस्टली कन्फ्रंटेशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं, और ये एक स्टेबल डेटरेंट के खिलाफ है। यानी कि एक न्यू नॉर्मल जो है वो अगर ज्यादा एस्केलेटरी हो जाएगा, कन्फ्रंटेशनल हो जाएगा, तो वो भारत के नागरिकों के लिए भी एक मुसीबत, दिक्कत पैदा कर सकता है। तो भारत को चाहिए कि समझबूझ से, डिप्लोमेसी से, बायलैटरल टॉक करके, आर्मी लेवल पे और फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि लड़ाई से कुछ नहीं होता है। महात्मा गांधी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।